हमें 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाना है। अब यहां पे ईस्ट नॉर्थ की बात हो रही है, तो मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाता हूं। नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे। वेस्ट ईस्ट कुछ ऐसे होगा, वेस्ट हमेशा मेरा लेफ्ट साइड में होता है, ईस्ट राइट साइड में। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसे पॉइंट ओ मान लेता हूं, ओरिजिन। पहले मैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाता हूं। ये फिगर है मेरी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं 30 डिग्री, तो मैं कुछ ऐसे जाऊंगा। तो मेरी जो लाइन होगी, ये लाइन होगी ओपी। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ लाइन ओपी। पर मुझे चाहिए था 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस लाइन ओपी में मैं मार्क करता हूं 40 किलोमीटर। किलोमीटर मार्क करने के लिए मैं यहां पे स्केल डिफाइन करता हूं। स्केल होता है, जैसे कि यहां पे 1 सेंटीमीटर को मान लेता हूं मैं 10 किलोमीटर। तो मेरा सपोज इतना मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा 10 किलोमीटर होगा इस ग्राफ के लिए। अब 40 किलोमीटर चाहिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी इस लाइन के अलोंग मुझे 40 किलोमीटर चाहिए। तो यहां पे मैं इस 1 सेंटीमीटर का 4 बारी लिखता हूं, 1 2 3 4। तो 40 किलोमीटर हो जाएगा ये, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा मेरा ओपी। हमें बताना है कि 10 kg स्केलर है या वेक्टर। स्केलर होता है एक क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ऐसे ही 10 किलोमीटर एक एग्जाम्पल हो सकता है स्केलर का। वेक्टर होता है एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, और डायरेक्शन भी है। जैसे कि सपोज मैं ए से लेके बी पॉइंट तक जाता हूं, तो इसके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ये मेरा स्केलर हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं ए से लेके बी तक जाने में मैं 10 किलोमीटर जाता हूं नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा वेक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 10 kg होता है मेरा वेट, और वेट का तो मैं ऐसे कभी नहीं कहता कि ये नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ की तरफ, ऐसे ऐसे। तो वेट होगा मेरा 10 kg, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी वेट होगा स्केलर। हमें बताना है कि टाइम पीरियड स्केलर है या वेक्टर। स्केलर होता है वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है बस, यानी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैं कहता हूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, इसमें सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो ये होगा स्केलर। वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है, यानी जिसकी वैल्यू है, और डायरेक्शन भी है। जैसे कि मैं कहूं कि ए से लेके बी तक 10 किलोमीटर तो है, पर मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा। अगर मैं ए से बी तक जाऊं, यानी मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक वैल्यू होगी मेरी और एक डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। तो ये होगा मेरा वेक्टर। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड होता है 10 सेकेंड्स या 2 मिनट या 1 घंटा। उसमें मैं डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता हूं कि 1 घंटा नॉर्थ की तरफ से है, 1 घंटा साउथ की तरफ से है, एंड सो ऑन, क्योंकि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम पीरियड होगा मेरा स्केलर। हमें एक स्क्वायर गिवन है कुछ ऐसे, जहां पे ए बी सी और डी वेक्टर्स हैं।
आइडेंटिफाई करना है वो वेक्टर्स जो को इनिशियल हैं। को इनिशियल वो वेक्टर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से। अब मेरा वेक्टर कुछ ऐसे होता है, जिस तरफ एरो होता है वहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। अब यहां पे नोटिस करूं, बी मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ए खत्म हो रहा है यहां पे, तो बी और ए नहीं हो सकते। सिमिलरली बी खत्म हो रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है, तो बी और सी नहीं हो सकते। डी और सी दोनों यहां पे खत्म हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ए और डी दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट पी से। क्योंकि ए और डी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट पी से, तो ए और डी होंगे को इनिशियल। हमें इक्वल वेक्टर्स बताने हैं यहां पे। अब दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनका डायरेक्शन सेम होगा। इस केस में मुझे ये स्क्वायर गिवन है, तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, यानी चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल। क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है सबके। अब डायरेक्शन की बात करता हूं। ए का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड, सी का उल्टी तरफ है, तो ए और सी इक्वल नहीं होंगे। डी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और बी का भी नीचे की तरफ है, यानी बी और डी का डायरेक्शन मैच करता है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड, इसका मतलब बी और डी मेरे इक्वल होंगे। हमें वो वेक्टर्स बताने हैं जो कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है। अब दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर तभी होते हैं जब भी वो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। मेरी फिगर कुछ ऐसे है। नोटिस करूं बी और डी का मेरा ये डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक लाइन एम बनाऊं मैं कुछ ऐसे, तो बी और एम पैरेलल है, ऐसे ही डी और एम पैरेलल है, यानी बी और डी मेरा पैरेलल है सेम लाइन के। इसका मतलब बी और डी पैरेलल होंगे। ऐसे ही यहां पे ए का ये डायरेक्शन है और सी का ये, यानी अगर एक लाइन एन बनाऊं मैं, तो ए पैरेलल है एन के और सी पैरेलल है एन के, यानी ए और सी दोनों पैरेलल हैं सेम लाइन एन के, तो ए और सी कोलिनियर होंगे। तो मेरे दो पेयर बने, एक तो बी और डी और एक बना ए और सी। मुझे बताना है जो कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है। लास्ट पार्ट में हमें निकाला था कि बी और डी इक्वल है, तो इसका मतलब इस वाले केस में हम इसको नहीं लेंगे, तो बचते हैं ए और सी। इसे मैं लिख लेता हूं, बी एंड डी पैरेलल है सेम लाइन एन के एम के, तो ये कोलिनियर होंगे। लेकिन बी और डी इक्वल है सेकंड पार्ट से, तो हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। ए और सी पैरेलल है लाइन एन के, तो कोलिनियर होंगे। और ए और सी इक्वल भी नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ए और सी ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर हैं पर इक्वल नहीं है, तो ए और सी आएगा मेरा आंसर। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ए और माइनस ए कोलिनियर है। मैं ए वेक्टर को कुछ ऐसे मान लेता हूं, तो माइनस ए होगा वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है ए से। ए का राइट साइड में था, तो माइनस ए का लेफ्ट साइड में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका। तो ए और माइनस ए कुछ ऐसे होंगे मेरे। बताना है क्या ये कोलिनियर है। दो वेक्टर तब कोलिनियर होते हैं जब वो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। अगर मैं एक लाइन एम बनाऊं यहां पे, तो ए और एम पैरेलल है, माइनस ए और एम पैरेलल है,
यानी ए और माइनस ए मेरे कोलिनियर होंगे। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, और ए और माइनस ए पैरेलल है एम के, इसका मतलब ए और माइनस ए कोलिनियर होंगे, यानी ये ट्रू है। तो ट्रू। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। अब कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। मैं ए और बी वेक्टर कुछ ऐसे मान लेता हूं। नोटिस करूं, ए मेरा पैरेलल है लाइन एम के और बी भी पैरेलल है लाइन एम के, यानी ए और बी मेरे कोलिनियर होंगे। लेकिन यहां पे बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है ए से, इसका मतलब बी और ए का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यानी ये चीज जो लिखी है मेरी ये फॉल्स है। इसे मैं लिख लेता हूं। टू वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। ए और बी पैरेलल है एम के, यानी ए और बी कोलिनियर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। टू वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होते हैं वो वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। यहां पे मैं दो वेक्टर्स बनाता हूं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। एक ए वेक्टर बनाता हूं और एक बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। नोट करूं, ए और बी मेरे पैरेलल नहीं है सेम लाइन के, यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर पैरेलल नहीं है सेम लाइन के, यानी ये कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। मैं दो वेक्टर ए और बी कुछ ऐसे मानता हूं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और ए और बी पैरेलल है लाइन एम के, यानी ये कोलिनियर है। लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने की दो कंडीशन होती है। एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए जो कि है, दूसरा होता है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लेकिन ए का राइट साइड जा रहा है बी का लेफ्ट साइड, यानी ए और बी मेरे इक्वल नहीं है। इसे मैं लिख लेता हूं। दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के। ए और बी पैरेलल है लाइन एम के, यानी ए और बी कोलिनियर है, और ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। इक्वल होने की ये दो कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम। तो मेरा मैग्नीट्यूड तो सेम था पर डायरेक्शन नहीं सेम था। ऑपोजिट डायरेक्शन है और कोलिनियर है, इसलिए फॉल्स।